नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सीएम धामी का बयान, आगामी 10 साल उत्तराखंड की गति और उन्नति के की जा रही मातृ शक्ति के उत्पादों की मार्केटिंग, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए करेंगे क्षमताओं का इस्तेमाल। उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार और नियुक्तियों में गड़बड़ी को लेकर अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जल्द अधिकारियों के नामों का खुलासा होने का दावा। कांग्रेस में पिछले 3 दिन से चल रहा है बैठकों का दौर। केंद्रीय पर्यवेक्षक पीएल पुनिया पार्टी के फ्रंटल पदाधिकारियों के साथ की बैठक। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी पार्टी विचार मंथन। चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा शुरू। साधु संत और आम श्रद्धालु हरिद्वार और ऋषिकेश में करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने ली करवट। ज्यादातर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम गति की बारिश। 19 और 20 अप्रैल को भी ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश की आशंका। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के बड़े सरकारी विश्वविद्यालयों में से एक उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय को लेकर बड़ी खबर है। बता दें कि भ्रष्टाचार विश्वविद्यालय में नियुक्तियों में गड़बड़ी की बात सामने आने के बाद कुछ अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की जानकारी देते हुए विजिलेंस निदेशक अमित सिन्हा ने बताया कि गड़बड़ी सामने आने के बाद अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और जल्द अधिकारियों के नामों का खुलासा होने का दावा किया जा रहा है। वहीं विजिलेंस निदेशक अमित सिन्हा ने जानकारी दी कि लगभग 5 से 6 करोड़ का घोटाला निर्माण कार्य और भर्तियों को लेकर सामने आई है। आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का मामले में देखिए कुछ अनियमितताएं थी, जिसमें कि वहाँ के वित्त अधिकारी के ऊपर बात आई थी और उस अनियमितता के बाद किस तरह से कंस्ट्रक्शन हुआ वहाँ के कॉर्पस फंड को तोड़ के, और कुछ ऐसी चीजें हुई जिसमें कंस्ट्रक्शन में कुछ अनियमितता थी और कुछ वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट किया गया उसमें अनियमितता थी, जिसमें कि मुकदमा दर्ज किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि इसमें, यद्यपि आज की डेट में तो यह अज्ञात मुकदमा है, लेकिन इसमें जिन जिन लोगों पर जांच हो रही है वो जल्दी ही उनके नाम खुल जाएंगे पर्चों में, तो उसके बाद फिर। उत्तराखंड कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं के बीच चल रही जुबानी जंग थामने के लिए देहरादून पहुंचे केंद्रीय पर्यवेक्षक पीएल पुनिया ने कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक कर विवाद को थामने की कोशिश की है। वहीं इस मामले में बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी रणवीर चौहान का कहना है कि उत्तराखंड कांग्रेस में बवाल कभी शांत नहीं हो सकता। राज्य गठन के बाद से अब तक उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं ने चाहे सत्ता में हो या फिर विपक्ष में कभी अपनी जिम्मेदारियों का पूरा नहीं किया। मौजूदा समय में कांग्रेस के नेताओं को जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाना चाहिए था, लेकिन नेता आपस में ही लड़ रहे हैं। फिर चाहे सोनिया गांधी या राहुल गांधी पर्यवेक्षक बनकर भी उत्तराखंड आ जाएं तो उत्तराखंड कांग्रेस में झगड़ा खत्म नहीं करा सकते। उत्तराखंड कांग्रेस में चाहे कोई भी पर्यवेक्षक उनका आ जाए, उनके राहुल गांधी आ जाएं, सोनिया गांधी आ जाएं, जिस प्रकार से कांग्रेस में कई सालों से, चाहे राज्य स्तर पर से लेकर के अब तक जो भी चल रहा है वो सबको मालूम है, उत्तराखंड की जनता अच्छी तरह से मालूम है। कांग्रेस जब सरकार में रहती है तब भी उनके क्या हाल थे और जब वो विपक्ष में है तब भी उनके क्या हाल हैं, सब देख रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस की जो उनकी नैतिक जिम्मेदारी इस समय विपक्ष में जनता के मांग को उठाने की है, उसको न उठा करके वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। लेकिन वो चाहे कितने भी परीक्षण के आए, उससे कुछ होने वाला नहीं। आगामी 2024 में दोबारा कांग्रेस को पूरा प्रदेश के अंदर पता साफ होने वाला है। डोईवाला ब्लॉक की ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम दुदली में जल जीवन मिशन के तहत बनी योजना का भारत सरकार के एडिशनल डिप्टी नियंत्रक जनरल संध्या शुक्ला, प्रमिंदर यादव आईएएस और नीतीश झा सचिव पेयजल और स्वच्छता अभियान उत्तराखंड सरकार ने किया। स्थलीय निरीक्षण और लाभार्थी ग्रामीणों से अधिकारियों ने फीडबैक लिया। पीने के पानी की ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याओं न हो और मात्र 1 रुपये में गाँव के ग्रामीणों को पेयजल कनेक्शन देने के केंद्र की मोदी सरकार के संकल्प को साकार करने पर दुदली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भारत सरकार के अधिकारियों ने उत्तराखंड के जल जीवन मिशन और स्वच्छता अभियान मिशन के सचिव नीतीश कुमार झा के साथ दुदली में गांव के लाभान्वित परिवारों से संवाद किया और योजना के लाभ के बारे में जानकारी ली।
यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हम बेनिफिशियरीज से डायरेक्टली बात करके पूछ सकें कि वो इस योजना से कितने खुश हैं, कितने लाभान्वित हैं। हमारा यही काम है और हम उसके लिए अपनी रिपोर्ट बना रहे हैं। अभी हमारा ये सबसे महत्वपूर्ण साल आप लोग जानते हैं। हमारी 15,000 गाँव में से आज की तारीख में हम लोग लगभग 1,000 गाँव ऐसे हैं जिसमें हमने सारे काम ख़त्म कर लिए हैं। 115 के करीब सर्टिफाइड है, बाकी गाँव में सर्टिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है। बट जो शेष अभी भी 14,000 गाँव ऐसे हैं जिसमें कि काम हमारा चल रहा है। जैसे यहाँ आपने देखा दूधली में सारा काम खत्म हो गया, पर दूधली के बगल में एक और गाँव जो क्यारी है वहाँ अभी काम चल रहा है। तो ये साल हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आप सब लोगों से उम्मीद करूंगा कि सभी लोग मिल करके, क्योंकि एक सिर्फ एक सरकार की मशीनरी का नहीं, ये सभी लोगों का एक जन आंदोलन बनना चाहिए। तो आप सब लोग मिल करके इसमें सहयोग करें। जब से जल जीवन मिशन की योजना हमारे यहाँ आई है तो बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। क्या होता था, पहले पानी जो है बहुत कम टाइम के लिए आता था, सुबह शाम आता था, लेकिन आधे घंटे के लिए ही आता था। और अब जब से ये जल जीवन मिशन के तहत जो पानी की योजना आई है, इसमें पानी जो है हमारे बहुत देर तक आता है, काफ़ी देर तक आता है और ज़्यादा आता है। इससे क्या होता है, हमारी समस्याएं जो है कम हुई है। पहले गर्मियों में पानी बहुत कम आता था, कभी कभी तो आता ही नहीं था, हमें टैंकर मंगवाने पड़ते थे, ये प्रधान जी को बोलकर या कभी जो हमारे यहाँ जिला पंचायत सदस्य उनसे बोलकर कि हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, 4-5 दिन हो गए हैं, तो आप टैंकर भेजिए जिससे कि हमारी समस्या खत्म होए। लेकिन अब जो है 2-3 सालों से, जब से जल जीवन मिशन के तहत जब सबके यहाँ नल लगे हैं और पानी जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम करवट बदलता जा रहा है, जिसमें 18 अप्रैल के साथ उत्तराखंड के ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम गति की बारिश होना शुरू होगी। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह की माने तो 18 अप्रैल की रात से मौसम बदलना शुरू होगा, जिसमें 19 और 20 अप्रैल को प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम गति की बारिश होगी। 20 अप्रैल से 22 अप्रैल तक मौसम में एक बार फिर फैसला होगा और बारिश का कम होना शुरू हो जाएगा। मौसम निदेशक के माने तो उत्तराखंड में मौसम का यह बदलाव फॉरेस्ट फायर और आम जनता के लिए गर्मियों में राहत देने वाला है। मौसम निदेशक ने कहा कि बारिश के चलते जहां जंगलों में आग कम होगी, वहीं तापमान बढ़ने से जो आम जनता को गर्मी का एहसास होने लगा है, उससे भी राहत मिलेगी। इसको देखेंगे जो खासकर हमारे जो मैदानी क्षेत्र हैं उसमें तेज हवाएं जो है, जिसको स्क्वाल या झक्कड़ आप बोलते हैं, तो मैं कहूँगा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की जो स्पीड की जो हवाएं हैं वो कहीं कहीं पर मैदानी क्षेत्रों में खासकर वो देखने को मिलेंगी 19 तारीख और 20 तारीख में। और गस्टिंग उसमें वो हो सकता है जो 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी पहुंच जाए। तो इससे कहीं ना कहीं छोटे मोटे जो ब्रांचेज है वो टूटना शुरू हो जाती है, या फिर जो है जो लूज ऑब्जेक्ट्स है वो उड़ने शुरू हो जाते हैं, या कच्चा हाउसेस है उनको थोड़ा बहुत दिक्कतें। निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं आपको बता दें कि 2 नगर पालिका और 3 नगर पंचायत में चुनाव होने हैं। तहसील परिसर में पर्चे की बिक्री आज से प्रारंभ हो जाएगी। कंवरिये और महोबा के एक साथ पर्चे बंट रहे हैं। नगरीय लोग उत्साहपूर्ण तरीके से पर्चों की खरीदारी कर रहे हैं। मुख्यालय के तहसील परिसर से नगरीय निकाय पर्चों की बिक्री हो रही है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव नज़दीक आ गए हैं। वहीं आपको बता दें कि आज नामांकन का आखिरी दिन था। इसमें आज रामपुर की टांडा नगर पालिका से भाजपा समर्पित प्रत्याशी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मेहनाज जहां ने अपना नामांकन दाखिल किया। रामपुर की नगर पालिका टांडा से आज पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मेहनाज जहां ने अपने समर्थकों के साथ टांडा तहसील में पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। टांडा नगर पालिका में पहली बार किसी मुस्लिम महिला को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। नगर निकाय चुनाव का आज दूसरा चरण के आज से नामांकन शुरू हो गया है। बदायूं में नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के 7 और नगर पंचायत अध्यक्ष के 14 पद हैं। जिले में कुल 339 सभासद के पद हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं आपको बताएं कि मनोज कुमार जिलाधिकारी जनपद बदायूं और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं डॉक्टर OP सिंह द्वारा मैं पुलिस फोर्स के आगामी निकाय चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत मतगणना स्थल और तहसील परिसर में नामांकन स्थल का भौतिक रूप से निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
जनपद बिजनौर के डीएम उमेश मिश्रा और एसपी नीरज कुमार जादौन ने नगर निकाय निर्वाचन 2023 को लेकर थाना नगीना क्षेत्र के कस्बा नगीना के मतदान केंद्र हिंदू इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उप जिलाधिकारी नगीना भी मौजूद रहे। के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आने वाले 10 साल उत्तराखंड के उन्नति और प्रगति के होंगे। इसके लिए हमें अपनी क्षमता का उपयोग स्वयं के लिए अपने आसपास चीजों के मार्ग शक्ति द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों की हिलांस और हिमाद्री के माध्यम से मार्केटिंग की जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कथन है कि 21वीं सदी का एक तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि आने वाले 10 साल ये उत्तराखंड की उन्नति के होंगे, उत्तराखंड की प्रगति के होंगे, उत्तराखंड की गति के होंगे। हमारे सरकारी स्टॉलों पर हमारी जो मातृशक्ति है, जो उनके द्वारा अपने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जिन स्थानीय उत्पादों का वो आज निर्माण कर रहे हैं, जिनका विपणन कर रहे हैं, बाजारों में बेचने का काम कर रहे हैं, अपने हिलांस और हिमाद्री के नाम से जो हमारे यहाँ के जो ब्रांड है, उन ब्रांडों के माध्यम से उनकी मार्केटिंग हो रही है। हालांकि हम उसको आगे एक जगह पर इंटीग्रेटेड करने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जब हम उन उत्पादों को देखते हैं तो आप सच मानिए कि कई बार ऐसा होता है कि ये उत्पाद हमारे, ये बड़ी बड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां, जिनको मल्टीनेशनल कंपनियां कहते हैं, उन मल्टीनेशनल कंपनियों को भी फेल करने का काम करते हैं, जिनको मेरी माताएं बहनें उत्तराखंड की जिनको निर्मित करने का काम करती है, उनको बनाने का काम करती है। राज्य के मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस में अंतर्दद और गुटबाजी को समाप्त करने के लिए इन दिनों पार्टी के पर्यवेक्षक पीएल पुनिया उत्तराखंड के प्रवास पर हैं, जिसमें वे पार्टी के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं ताकि सब कुछ ठीक हो सके। कांग्रेस के भीतर मचे इस घमासान को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस का वातावरण अब ठीक नहीं रहा है। जहां वह प्रदेश प्रभारी के खिलाफ ही अविश्वास चल रहा हो, वहां पर कुछ ठीक नहीं हो सकता। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इन दिनों कांग्रेस के नेता गलत ट्रैक पर चल रहे हैं और यही वजह है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी पार्टी पदाधिकारियों को गलत लाइन देने का काम किया जा रहा है। कि मैं, क्योंकि कांग्रेस का आंतरिक मामला है, अच्छा होता कांग्रेस उन विषयों को रखती जिन विषयों के आधार पर सरकार को दिए गए उनके सुझाव का इम्प्लीमेंट हुआ हो। मुख्य रूप से पूरा वर्ष भर आंतरिक द्वंद्व से कांग्रेस जूझती रही और एक व्यक्ति जो बनता है उसका दूसरा विरोध करता है, ये उनके यहाँ एक प्रकार से संगठनात्मक ढांचे का स्वरूप बन गया है। प्रदेश के प्रभारी के प्रति अविश्वास का वातावरण और यहाँ तक स्थिति उत्पन्न हो गई है कि अब क्या बोलना है, इसकी प्रवक्ताओं को भी अज्ञानता का एक पक्ष कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा उनको दिया गया। तो आशा यही है कि जब आंतरिक द्वंद्व होता है उसके पीछे कारण केवल ये होता है कि जो इश्यूज होते हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे होते हैं, जब उन मुद्दों का खरास हो जाता है। कांग्रेस में चल रहे घमासान को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर कटाक्ष किया है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के भीतर हो रही बयानबाजी सुनियोजित है। प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि कांग्रेस के भीतर एक गुट चाहता है कि प्रदेश प्रभारी को हटाया जाए, लेकिन एक गुट उनकी पैरवी करता नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी कभी कम नहीं होगी, चाहे केंद्र का कोई भी नेता इसकी समीक्षा करे। बता दें कि बीते रोज जब पर्यवेक्षक पीएल पुनिया नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, उसके बाद भी कुछ कांग्रेस नेता बाहर आए और मीडिया में बयान देकर प्रदेश प्रभारी के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोला। पर्यवेक्षक देहरादून में ही मौजूद हैं। हालांकि पर्यवेक्षक की आलाकमान को रिपोर्ट सौंपने के बाद कुछ फेरबदल होता है और कितना अंकुश बयानबाजी पर लगता है, यह एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस में जो कुछ भी हो रहा है प्री प्लानिंग हो रहा है, ये सब कुछ पहले से तय था और एक गुट चाहता है कि उनके जो प्रभारी हैं देवेंद्र यादव, उनको तुरंत हटाया जाए। वो गुटबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं। एक सीनियर नेता आए हैं पीएल पुनिया, उनके और पर्यवेक्षक के रूप में आए हैं। वो बैठक कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, सबको एक साथ मिलाने की बात कर रहे हैं
और बाहर आकर उनके पार्टी के नेता ही जो है गुटबाजी को बढ़ावा देने के लिए अपने परिवार को हटाने की बात कर रहे हैं कि वो गुटबाजी बढ़ा रहे हैं। तो गुटों में बटी हुई कांग्रेस पार्टी है। ये गुटों में जो बटी हुई पार्टी रहती है, ये कभी इसके गुट खत्म नहीं होते हैं। कांग्रेस पार्टी में पिछले 3 दिनों से लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज भी केंद्रीय पर्यवेक्षक पीएल पुनिया पार्टी के फ्रंटल पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि सभी पहलुओं पर विचार किया गया। पार्टी के भीतर, पार्टी के बाहर जो बयानबाजी हुई है उस पर भी विचार किया गया है। साथ में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी पार्टी विचार मंथन कर रही है। किस तरह से संगठन को मजबूत किया जा सकता है, आगे संगठन को मजबूत करने के लिए और क्या कदम उठाया जा सकता है, इन तमाम पहलुओं पर पार्टी गंभीरता पूर्वक विचार मंथन हुई। 500 से ज्यादा लोगों से वो मुलाकात कर चुके हैं। परसों 4:30 बजे से सिलसिला शुरू हुआ था जो रात के 11 बजे तक चला है। कल भी वो लगभग 11:15 बजे पीसीसी आ गए थे। जिला अध्यक्षों से, महानगर अध्यक्षों से मिले, विधायकगणों से मिले, उसके अलावा विधायक प्रत्याशियों से मिले, पूर्व मंत्री और पूर्व जो हमारे सांसद लोग हैं उनसे उन्होंने मुलाकातें की हैं और कई वरिष्ठ जनों से उन्होंने मुलाकात की कल शाम 7:30 बजे तक। और आज भी वो सुबह से सिलसिला चला था। पीसीसी में इस समय आए हैं फ्रंटल प्रकोष्ठों के साथ, अनुवांशिक संगठनों के साथ और जो हमारे अन्य विभागों के चेयरमैन हैं उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के बाद उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। डीजीपी अशोक कुमार ने सभी पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में निर्देशित किया है। उत्तराखंड पुलिस की ओर से उत्तर प्रदेश से सटी सभी सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि शनिवार की रात अतीक अहमद और उसके भाई को गोली मारकर हत्या के बाद जैसे ही सूचना मिली तो उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। अति संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स को गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश से सटी राज्य की सभी सीमाओं पर वाहनों की चेकिंग अभियान करने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने कहा कि फिलहाल उत्तराखंड में माहौल शांतिपूर्वक है। हमने रात में ही अपने सभी एसपी और दोनों रेंज आईजी से बात कर ली थी और हमारी उत्तराखंड की पुलिस पूरी तरह अलर्ट है और हमारे यहाँ वैसे भी माहौल शांतिपूर्वक है पूरी तरह से और मुझे विश्वास है कि हमें शांति बनी रहेगी और कोई भी जो है यूपी का घटनाक्रम हमारे उत्तराखंड के उसको प्रभावित नहीं कर पाएगा माहौल को। कि कुछ इलाके हैं जिनको हम संवेदनशील मानते हैं तो उसमें उन सब पे हमारी नजर है और जैसा मैंने कहा कि हम पूरी तरह से सतर्क हैं। साथ ही साथ मैं ये भी अपील कर रहा हूँ कि देखिए एक दूसरी जगह का घटनाक्रम है जो भी है उसका वो हमारे राज्य की कानून व्यवस्था को, शांति व्यवस्था को, यहाँ के माहौल को खराब न करने पाए। देहरादून में हर महीने सोमवार को लगने वाली जन सुनवाई में जिलाधिकारी जिले के लोगों की परेशानियों की शिकायतों के विषय में जानकारी लेकर संबंधित अधिकारियों को कार्य निस्तारण के लिए आदेश जारी करती है। जन सुनवाई में जिलाधिकारी ने बताया कि आज 116 शिकायतें आई थी। ज्यादातर शिकायतें शिक्षा, घरेलू विवाद के साथ साथ बिजली, पानी और रोड की समस्याओं को लेकर आई है। वहीं छुटपुट शिकायतें जमीन कब्जे को लेकर आई हैं। उसके लिए बाकायदा सभी शिकायतों को संबंधित अधिकारी को निस्तारण करने के लिए पारित कर दिए गए हैं। करीबन 116 के आसपास हमारे पास शिकायतें आई हैं जिनमें कि हर बारी जिस तरह से लैंड डिस्प्यूट्स की, आस पड़ोस के विवाद की और घरेलू विवाद की बहुत सारी शिकायतें आती हैं, पानी की, बिजली की तो हमारे पास आती हैं। तो वो सभी हमने कोशिश की है मैक्सिमम का निपटारा किया जाए या फिर अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको अपने ही लेवल पर रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए म्यूचुअली। मौसम के बदलते चक्र के कारण लोहाघाट क्षेत्र में वायरल फीवर का प्रकोप बढ़ गया है, जिस कारण लोहाघाट क्षेत्र के अलावा पाटी, बाराकोट आदि क्षेत्रों से वायरल फीवर और टाइफाइड के काफ़ी संख्या में मरीज लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय में इलाज कराने पहुंच रहे हैं, जिस कारण अस्पताल में मरीजों की बेतहाशा भीड़ लगी हुई है। लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जुनेद कमर ने बताया कि इस समय मौसम में बदलाव होने के कारण और दूषित पानी पीने से वायरल फीवर और टाइफाइड के काफ़ी मरीज इलाज कराने अस्पताल पहुंच रहे हैं। डॉक्टर कमर ने लोगों से उबला पानी पीने और खान-पान में सावधानी बरतने और बुखार होने पर अस्पताल आकर उपचार कराने की अपील की है। वायरल बहुत चल रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी आ रही है, कभी कभी ठंड हो जा रही है, यहाँ तो वायरल हो रहा है। दूसरा हमारे लोहाघाट में जो है पानी की समस्या बनी रहती है, पानी ठीक नहीं मिलता है, इससे टाइफाइड के पेशेंट बहुत आते हैं यहाँ पर।
टाइफाइड यहाँ साल भर चलता रहता है, जैसे पानी की दिक्कत है। तो सर पानी जो है बॉयल करके पीना चाहिए, रात को जो है बॉयल कर लें और दिन भर यूज करें उस पानी को, और खाने को खुला ना रखें, बासी खाना ना खाएं, ताज़ा पानी। गर्मी बढ़ने के साथ साथ लोहाघाट क्षेत्र के जंगलों में आग लगने का सिलसिला भी शुरू हो गया। लोहाघाट के चौकड़ी क्षेत्र के जंगलों में अचानक भीषण आग लग गई। ग्रामीणों ने लोहाघाट फायर स्टेशन को सूचना दी, जिसके बाद फायर स्टेशन प्रभारी श्याम बहादुर थापा के नेतृत्व में फायर कर्मी जंगल पहुंचे और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर कर्मियों ने फायर बीटिंग मेथड से आग पर काबू पाया। वहीं जंगलों में आग लगने से जंगली जानवरों को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। हल्द्वानी में निजी स्कूल के ओनर ने साई भजन संध्या का आयोजन किया, जिसमें भक्तगणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान साई के भजन गाते हुए लोगों में खास उत्साह देखा गया। बता दें कि यह आयोजन लगातार कई वर्षों से किया जा रहा है। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी आज टिहरी गढ़वाल पहुंचे, जहां उन्होंने नाग देवता मंदिर में मूर्ति स्थापना और अन्य आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड में सभी धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित कर रहे हैं, ताकि हम अपने युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर सकें, जिससे पलायन रुकेगा और हमें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। हमें उम्मीद है कि 22 अप्रैल को शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा पिछले वर्ष की तुलना में भव्य होगी, और चूंकि यह यात्रा उत्तराखंड की जीवन रेखा है, हम इसे सुरक्षित रूप से आयोजित करने के लिए देखेंगे। भाग्य है कि मुझे आज इस पवित्र दिन पर, ऐसा पवित्र दिन जब यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा हो, ये बहुत ही पावन मौका होता है। ऐसे मौके कभी कभी जीवन में प्राप्त होते हैं, कभी कभी ऐसे मौके आते हैं, और ये जरूर है कि भाई प्रीतम सिंह जी ने और खजानदास जी ने बहुत मुझसे कहा था कि आपको यहाँ पर आना है, लेकिन उसके बावजूद भी एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर आया हूँ, आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, तो जरूर भगवान नागराजा की आप पर भी कृपा है और मेरे पर भी कृपा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने परमार्थ निकेतन में आयोजित गंगा समग्र अविरल गंगा निर्मल गंगा कार्यक्रम में शिरकत किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि अविरल गंगा निर्मल गंगा अभियान के तहत गंगा को स्वच्छ रखने के लिए कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें गंगा को साफ सुथरा रखने के साथ साथ जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन भी शामिल है। गंगा और गंगा की सहायक नदियां, और जो शारदा जैसी हमारी इधर शारदा है, कोसी है, नंदौर है, ऐसी बहुत सारी नदियां हैं जो वर्षा काल में काफी उफान पर होती हैं, वो भी आगे अंत में मिलती है सब गंगा जी, इसलिए उनकी भी स्वच्छता हो, उसके लिए भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार अपनी जो चीजें हैं उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में गंगा को निर्मल और स्वच्छ बनाने के लिए तो पहली बार यह अभियान देश के अंदर चलाया गया और 20,000 करोड़ का एक फंड बनाया गया। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये जो भगीरथ प्रयास आप सबके एकत्रीकरण से हो रहा है, आदरणीय भाई साहब रामस सिंह राय जी के मार्गदर्शन में हो रहा है, ये वास्तव में जो समग्र गंगा का जो हमारा संकल्प है, उसको तभी सिद्धि तक हम लोग पहुंचेंगे जब हम सब लोग इसमें पूरे मनोयोग के साथ लगकर इसकी जहां पर जैसी भूमिका है उस भूमिका का निर्वहन करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी पहुंचे हैं। यहां धामी ने गंगा समग्र अविरल गंगा निर्मल गंगा कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित भी किया। इसमें पूरे मनोयोग के साथ लगकर इसकी जहां पर जैसी भूमिका है उस भूमिका का निर्वहन करेंगे। आज गंगा के आसपास हो, गंगा के तटों पर हो, अनेकों जगह पर जो अनेक प्रकार का अतिक्रमण भी हुआ है, हमने तय किया है
कि उत्तराखंड के अंदर जो लैंड जिहाद के नाम पर, मजाक जिहाद के नाम पर, उसको हम किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। उसको हर कीमत पर हम देखेंगे। ऐसे स्थान जहाँ पर इस प्रकार का अतिक्रमण हुआ है और उसको अतिक्रमण को हटाने का हमने यह अभियान प्रारंभ कर दिया है। सैकड़ों जगह पर अभी तक ऐसे स्थान भी मिले हैं जहां पर नीचे सामने ऊपर से तो मजार है लेकिन उसके नीचे कोई अवशेष नहीं है। सैकड़ों स्थानों पर जहां पर भी जो है ये चलाया गया है। देहरादून में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर सैन्य धाम का निर्माण तय समय में पूरा करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सैन्य धाम की भव्यता और दिव्यता बरकरार रहे, निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। वहीं कल मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की बैठक होगी। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।